तो आज हम डिस्कस करेंगे सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। आप लोगों ने कहा था कि सीजी व्यापम का डिस्कस कराइए, तो मैंने ये प्रैक्टिस सेट निकाला, मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर में एग्जाम आ चुके हैं, इसी टाइप के पैटर्न के एग्जाम आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए थे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, FHH इज सिक्रेटेड बाय। FHH का आंसर आएगा बी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एफएचएस कहाँ से सिक्रेट होता है? तो एफएचएस सिक्रेट होता है फॉर एफएचएस सिक्रेटेड बाय द एफएचएस सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एफएचएस मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फीमेल में ओवरियन फॉलिकल और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो एफएचएस होता है वो क्या करता है? फीमेल में ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि मेच्योर करता है, और मेल में किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो जो एफएसएच कहाँ सीक्रेट होता है? तो एफएसएच सीक्रेट होता है, आंसर नंबर बी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव। 1 ग्राम ऑफ फैट कितना क्या दे 1 ग्राम ऑफ फैट क्या देता है? तो 1 ग्राम ऑफ फैट में कितना रहता है? तो 1 ग्राम ऑफ फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज रहती है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव, वो 1 ग्राम के फैट में कितना कैलोरीज होती है? तो 1 ग्राम के फैट में 9 कैलोरीज होती है। फैट बॉडी का एनर्जी रिच न्यूट्रिशन है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट दुगनी ऊर्जा देती है। मतलब कि अगर 1 ग्राम ऑफ फैट में कितनी कैलोरीज होगी? तो 1 ग्राम ऑफ फैट में कितनी कैलोरी? 9 कैलोरीज होगी। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होगी? तो 4 कैलोरीज होगी। और 1 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होगी? तो 4 कैलोरीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिपेयर। कौन सा न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू रिपेयर में? इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, मतलब कि प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो बिल्ड करता है बिल्डिंग को, और टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे टिश्यू रिपेयर, जब चोट वोट लगती है तो बोलते हैं प्रोटीन युक्त खाना खाना है, तो प्रोटीन का क्या जो होता है हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है। इसलिए बॉडी बिल्डिंग जो फूड, इसलिए इसे क्या करते हैं अपने मतलब कि बॉडी जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब अच्छा प्रोटीन डाइट लेंगे तो हमारा बॉडी अच्छा स्ट्रांग रहेगा, इसलिए इसे क्या करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ डज नॉट इंक्लूड। WHO के अनुसार कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं है? तो मैंने बताया था ना, इसको रिपीट किया है, मतलब क्वेश्चन मैंने पहले भी अपना पढ़ाया है अपने सिलेबस में। तो WHO हेल्थ को फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग बताता है, और नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बताता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर आएगा रिप्रोडक्टिव वेलबींग, क्योंकि WHO हेल्थ के अनुसार फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग आता है, और रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट बाद में जोड़ा गया कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन इन्वोल्यूशन आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मतलब डिलीवरी के बाद जो वापस यूट्राइन आता है ना, जो यूट्रस अपने नॉर्मल इसमें आता है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। तो कब आता है? 6 वीक में आता है। डिलीवरी के बाद यूट्रस अगर धीरे धीरे सिंक होकर 6 हफ्तों में नॉर्मल साइज में लौट जाए, उसे क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। तो ये कब होता है? ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन लगता है? 6 वीक का लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलर टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलर टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस रहता है? तो ओरल जो टेम्परेचर, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, 0.6 डिग्री सेल्सियस का रहता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, जैसे कि ओरल जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, इसमें माउथ से टेम्परेचर हमेशा बगल के टेम्परेचर से लगभग 0.5 से 0.6 डिग्री क्या होता है? वो अधिक होता है। ठीक है, जब माउथ से जो टेम्परेचर होता है एग्जैक्ट टेम्परेचर लगभग कितना होता है? अधिक होता है 0.5 से लेके 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। जैसे कि अगर ओरल चेक करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मतलब कि 98.6 फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर एक्जिला से चेक करेंगे तो 36.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मतलब कि 97.6 फ़ारेनहाइट रहेगा। और रेक्टल से जब लेंगे तो 37.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 9 फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 99.5 फ़ारेनहाइट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अर्लीस्ट साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का अर्ली साइन क्या है न्यूबॉर्न में? तो इसका आंसर नंबर सी, नेजल फ्लेरिंग। ठीक है, जब शिशु को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके जो जो फ्लेरिंग्स होते हैं, क्या होता है? फैलना क्या होता है? सांस लेने कोशिकाएं जो होती है फ्लेजी से क्या होता है? वो फैल जाते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है? नेजल फ्लेरिंग कहलाता है। तो अर्लीस्ट साइन क्या है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का? तो इसका आंसर आएगा नेजल फ्लेरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है इफ चाइल्ड हैज कन्वर्जन हिस्ट्री? ठीक है, वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड इफ चाइल्ड हैज कन्वर्जन हिस्ट्री। अगर बच्चे को कन्वर्जन हिस्ट्री है तो कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है? तो इसका आंसर आएगा डीपीटी। डीपीटी जो वैक्सीन होती है, डीपीटी मतलब कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस।
ठीक है। डीपीटी वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है, जो डीपीटी का जो कंपोनेंट्स होता है वो न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन करता है, जैसे कि, और न्यूरोलॉजी का जब रिएक्शन करेगा तो बच्चों को क्या होगा, जैसे कि मोरोड को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। मतलब कौन सा टीका वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में कौन सा टीका कंट्राइंडिकेटेड होता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, रूबेला, ठीक है। क्या होता है, गर्भावस्था में कुछ जो टीके होते हैं वो सेफ होते हैं, जबकि कुछ टीके जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, मतलब कि जो भ्रूण को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो रूबेला होता है, रूबेला में क्या क्या आता है, रूबेला जैसे कि एमएमआर वैक्सीन, ठीक है। तो मीजल्स, मम्स और रूबेला ये क्या होता है, एक लाइव एटुनेटेड वैक्सीन होता है, ठीक है। इसमें जो वायरस होते हैं वो जो जीवित वायरस को क्या करता है, जो कमजोर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी में इसे दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो पिटल को क्या करेगा, फीटस को क्रॉस करके फीटस को क्या करेगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने का खतरा होगा, ठीक है। उससे कंजेनाइटल जो रूबेला सिंड्रोम हो, जिससे बच्चों को हार्ट डिफेक्ट होगी, बच्चे को आंखों की समस्या होगी, डेफनेस होगा, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो इसका आंसर आएगा विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो सेल को फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, तो आंसर आएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी का जो साइन होता है जिसे बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, गुडेल साइन, ठीक है। गुडेल जो साइन होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, और उसका जो सर्विक्स होता है वो मुलायम होने का संकेत, मतलब सर्विक्स जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो सर्विक्स का सॉफ्ट होना इसको क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा गुडेल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है मेनिंजाइटिस में, तो सबसे आता है कि इसमें क्या होता है, बच्चे को जब कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस है तो इसको कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, बच्चे को हाइड्रोसेफेलस होगा, मतलब कि आंसर नंबर बी, ठीक है। आंसर नंबर बी, आंसर बी आएगा हाइड्रोसेफेलस। अब देखते हैं हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, मतलब कि जो मेनिंजाइटिस होता है ना, मेनिंजाइटिस क्या है, एक इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंगस जिसे बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, और कभी कभी फंगस भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब क्या होगा मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा, मतलब कि सूजन आएगा, तो जो सीएसएफ का जो फ्लो होगा, है ना, सीएसएफ का जो फ्लो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होकर क्या करेगा, फ्लो को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब एक जगह ब्लॉक हो जाएगा तो सीएसएफ क्या हो जाएगा, जमना चालू कर देगा, ठीक है। जमेगा तो क्या करेगा, जमने के बाद इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इनके इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या किस टाइप की स्थिति पैदा हो जाएगी, हाइड्रोसेफेलस, मतलब कि जब कोई जगह एक जगह पानी जमा हो जाता है तो फूल जाता है ना, कोई जगह पानी जमा होता है तो गड्ढा जैसा बन जाता है, उसी टाइप का क्या होगा, जब सीएसएफ का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो सीएसएफ एक जगह बनना चालू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और हाइड्रोसेफेलस क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। क्लियर है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस का मतलब ही होता है फ्लूइड का जमा होना, ठीक है। मतलब कि ब्रेन प्रेशर बढ़ाना, ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा मतलब कि इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो हेड का साइज वो बढ़ जाएगा, बच्चे को वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, सीजर जैसे समस्या आ सकती है, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोसेफेलस। ये सब डीपीटी जो वैक्सीन है, इफ डीपीटी वैक्सीन इज फ्रोजन, इफ शुड बी, अगर डीपीटी वैक्सीन, क्योंकि इसकी जो पोटेंसी होती है फ्रिज में रखने के बाद वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैच्योर मिल्क इज सिक्रेट बाय, ठीक है। मैच्योर मिल्क सिक्रेटेड बाय, मैच्योर मिल्क कब सिक्रेट होता है, तो मैच्योर मिल्क होता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेस्ट मिल्क इज सिक्रेटेड आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी, ठीक है। मतलब डिलीवरी के बाद जो 2 हफ्ते के बाद जो दूध निकलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मैच्योर मिल्क कहा जाता है, ठीक है। मैच्योर मिल्क मतलब कि परिपक्व दूध बोलते हैं। जो बर्थ के तुरंत बाद निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो 3 से लेके 14 डेज तक निकलता है उसे ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, और 2 हफ्ते के बाद जो निकलता है उसे मैच्योर मिल्क मतलब कि परिपक्व मिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन्फेक्टिव टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इज कॉज बाय, ठीक है। जो इन्फेक्टिव टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सल्मोनेला। सल्मोनेला जो टाइफी है और जो अन्य स्पेसिस क्या करते हैं, फूड इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। जो फूड इन्फेक्शन करते हैं उसको कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। क्लियर है। तो इन्फेक्टिव टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इज कॉज बाय, तो इसका आंसर आएगा सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस कहाँ होता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, लंग्स में, ठीक है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है, मतलब जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई में होता है, ठीक है। एल्वोलाई में क्या होता है, फेफड़ों के जो एल्वोलाई होता है, जो लंग्स के एल्वोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सचेंज होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न का बर्थ के बाद न्यूबॉर्न का जो फर्स्ट असेसमेंट होता है इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले बच्चे का रेस्पिरेशन चेक करते हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात का पहला सबसे पहले हमें लेना है गार्ड्स को, जब हम चेक करते हैं ना गार्ड्स को असेसमेंट जो चेक करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका रेस्पिरेशन चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सेफेलोहेमाटोमा कैन नॉट क्रॉस। ठीक है, तो सेफेलोहेमाटोमा जो होता है, सेफेलोहेमाटोमा सूचर लाइन को पार नहीं करता, तो सेफेलोहेमाटोमा कैन नॉट किसको पार नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, सूचर लाइन। ठीक है, सेफेलोहेमाटोमा क्या है, जब यह नवजात शिशु के सिर पर क्या होता है, इसके जो हेड में ब्लड के जमा होने की वजह से होता है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ ब्लड की वजह से होता है। ठीक है, ये पेरियोस्टम मतलब कि जो हड्डी की झिल्ली होती है ना, हड्डी की झिल्ली, और स्कल बोन मतलब कि खोपड़ी, ठीक है, स्कल बोन के बीच रहता है। कहाँ होता है, पेरियोस्टियम और स्कल बोन के बीच होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18, सेफेलोहेमाटोमा कैन नॉट क्रॉस, सेफेलोहेमाटोमा किसको क्रॉस नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा सूचर लाइन। ठीक है, तो क्या होता है सेफेलोहेमाटोमा, जब न्यूबॉर्न के सिर में, ठीक है, ब्लड का जमा होना क्या कहलाता है, सेफेलोहेमाटोमा। ठीक है, जब पेरियोस्टिनम और स्कल बोन के बीच में होता है, ये आमतौर पे क्या होता है, ये बर्थ ट्रॉमा की वजह से होता है, मतलब कि जब प्रस्तुति के समय जब दबाव पड़ता है, ठीक है, जब प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है या फिर फोर्सेप डिलीवरी की वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग बच्चे मतलब लेबर जो होता है प्रोलॉन्ग्ड हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, अगर बेबी अच्छे से जल्दी से आउट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे जो इसके स्कल में क्या होता है, ब्लड का जमा हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड, जैसे क्या बोलेंगे, सेफेलोहेमाटोमा बनता है। तो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबाइंड वैक्सीन। इसमें से कौन सा कंबाइंड वैक्सीन है, तो इसमें से कंबाइंड वैक्सीन है डीपीटी। ठीक है, डीपीटी मतलब कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये तीनों जो वैक्सीन है वो कंबाइंड वैक्सीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबाइंड वैक्सीन, तो इसका आंसर आएगा डीपीटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, तो मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन होता है इसे बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, जो बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रोसेस ऑफ मेच्योर ओवम का एग्जाम्पल, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, ओजनेसिस। ठीक है, मतलब कि मेच्योर ओवम जो बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ओजनेसिस। ठीक है, ओजनेसिस शब्द मतलब होता है ओवम प्लस जीनेसिस, इसका अर्थ है अंडाणुओं का निर्माण, मतलब कि ओवम का ओवरी और ओवम का निर्माण, मतलब कि जो प्रक्रिया होती है ना वो ओवरी मतलब कि अंडाशय में होती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जैसे कि जो इसमें क्या होता है, जो ओजनेसिस होता है मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स मतलब कि ओवम, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेल गेमेट्स मतलब कि स्पर्म। मतलब कि ओजनेसिस मतलब कि फीमेल को ओवम बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, ओजनेसिस, और मेल में जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोन दैट स्टिमुलेट मिल्क सेक्रेशन। मिल्क प्रोडक्शन को जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है वो कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है, उत्तेजित करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हार्मोन दैट स्टिमुलेट मिल्क सर्कुलेशन, कौन सा हार्मोन मिल्क सर्किट करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर आएगा प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और मिल्क प्रोडक्शन करने में क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेन सोर्सेस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मेन सोर्सेस क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो इसका आंसर आएगा प्लेसेंटा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, प्लेसेंटा, मतलब कि गर्भावस्था के 3 मंथ के बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर आएगा प्लेसेंटा। क्या होता है, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों तक क्या होता है, जो कॉर्पस लूटियम होता है मतलब जो ओवरी में होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बनाता है। ठीक है, लेकिन 3 मंथ मतलब कि पहली ट्राइमेस्टर के बाद जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, ये जो हार्मोन्स को क्या होता है, मेन स्रोत बन जाता है। क्लियर है। तो प्लेसेंटा का नाम प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, गर्भ जो मतलब कि जो प्रेगनेंसी है उसको क्या करता है, सेफ रखता है, गर्भ को स्थिर रखता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, गर्भाशय की वृद्धि, स्तनों की तैयारी में मदद करता है। ठीक है, मतलब जो दूध वगैरह बनता है ना इसकी स्तनों की तैयारी वगैरह, गर्भाशय की वृद्धि करेगा, एस्ट्रोजन हेल्प करेगा। और एससीजी जो होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम को शुरुआती महीनों तक सक्रिय रखता है।
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बोल रहा है, मतलब कि जो मेन सोर्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का आफ्टर 3 मंथ के बाद, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है वो 3 मंथ के बाद हार्मोन का मुख्य स्रोत बन जाता है और प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, तो इसका आंसर आएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ऑफ लैंगरहैंस कौन सा पदार्थ बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा इंसुलिन। ठीक है, जो इंसुलिन होता है, मतलब जो एस्लेट ऑफ लैंगर्स होता है, वो पेनक्रियाज में छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह होते हैं। क्लियर है, ये इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज कहलाते हैं। ठीक है, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, तो इंसुलिन क्या कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य है कि हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज को सेल में एनर्जी बदलने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के जो सेल होते हैं ना, उसको क्या करता है, वो एनर्जी में बदलता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, डायबिटिक मेलाइटस होगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करेगा, तो कौन सा पदार्थ बनाते हैं, तो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन बनाते हैं। और इंसुलिन कहाँ होता है, इंसुलिन पेनक्रियाज के छोटे इंसुलिन पेनक्रियाज बनाता है, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज कहलाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या कार्य है, इंसुलिन का यही कार्य है कि ब्लड में ग्लूकोज को सेल में एनर्जी में बदलने में मदद करता है। इसकी कमी अगर हो गई तो डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एंटीरियर फॉन्टला क्लोज बिटवीन, एंटीरियर जो फॉन्टला होता है वो कब बंद होता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, 12 से 18 मंथ में। लगभग 1 से लेकर 1.5 साल की उम्र में ये जो एंटीरियर फॉन्टला क्या होता है, वो क्लोज जाता है। ठीक है, फॉन्टल मतलब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके सर की हड्डियां क्या होती है, पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। इसमें क्या होते हैं, उनके बीच क्या होते हैं, मुलायम जगह जगह सॉफ्ट स्पॉट्स रहते हैं। ठीक है, इन्हीं क्या करते हैं, इन्हीं फॉन्टल कहते हैं। क्लियर है, एंटीरियर फ्रंटल मतलब जब ये माथे के बीच में होता है। ठीक है, ये कब भरता है, तो ये जो क्लोज होता है वो 12 से 18 मंथ, लगभग कि 1 से 1.5 मंथ में ये क्लोज होता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर फ्रंटल होते हैं, वो जो सिर के पीछे की ओर होते हैं, यह जल्दी बंद हो जाता है, लगभग 6 से 8 हफ्तों में बंद हो जाता है। क्लियर है, पोस्टीरियर फ्रंटल कब क्लोज होता है, तो पोस्टीरियर फ्रंटल क्लोज होता है 6 से 8 हफ्तों में, और एंटीरियर फ्रंटल क्लोज होता है 12 से 18 मंथ में। क्लियर है, मतलब कि 1 से लेकर 1.5 साल की उम्र में क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26, फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ बिकम, जन्म के बाद फोरामेन ओवल किस में बदल जाती है, तो इसका आंसर आएगा फोसा ओवलिस में। ठीक है, जब क्या होता है, फोसा ओवलिस क्या होता है, ओवल क्या होता है, जब क्या जब ना बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसके जो लंग्स है अभी काम नहीं करते, लंग्स अच्छे से मैच्योर नहीं रहते, तो क्या करता है वो, क्योंकि वो जब हवा में सांस नहीं लेता है, तो इसलिए शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन के माँ के इसमें जो ऑक्सीजन लेता है ना, वो माँ के खून से मिलती है उसे। ठीक है, तो क्या होता है, अब क्योंकि इसके बाद फेफड़े बंद है, तो शरीर को जरूरत होती है कि खून फेफड़ों को बाईपास करने सीधे शरीर में तक पहुंचे। ठीक है, तो जन्म के बाद क्या होता है, जैसे ही बच्चा पहली सांस लेता है, तो उसके क्या होता है, इसके लंग्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ खून का प्रभाव बढ़ता है और लेफ्ट एट्रियम का दबाव कहाँ जाता है, राइट एट्रियम से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यह दबाव फोरामेन ओवल का जो छेद बंद हो जाता है, कुछ समय बाद फोसा ओवलिस नामक निशान बन जाता है। ठीक है, तो फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो फोरामेन ओवल किसे बदल जाता है, तो जन्म के बाद जो फोरामेन ओवल है वो फोसा ओवलीज में बदल जाता है। क्लियर है, जन्म के बाद जो फोसा ओवल है वो फोसा ओवलीज में बन जाता है। क्या काम करती है, तो राइट व लेफ्ट एट्रियम को जोड़ती है। ये जो फोसा ओवल होती है ना, फोसा ओवलीज होती है, वो राइट एट्रियम और राइट और लेफ्ट एट्रियम को क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर है, अगर कभी कभी ये छेद पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पेटेंट फॉर्मेन ओवल कहा जाता है। अगर कभी कभी जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज नहीं होते, तो उसे क्या कहेंगे, पेटेंट फॉर्मेन ओवल कहा जाएगा। क्लियर है, जिसमें ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन ड्यूरिंग लेबर, प्रस्तुति मतलब कि लेबर के समय अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो कौन सा मेडिसिन, कौन सा दवा नहीं दी जाती है, तो इसका आंसर आएगा मेथार्जिन। ठीक है, क्यों नहीं दी जाती है, तो यह क्या होता है, मेथार्जिन क्लोराइडन क्या है, तो मेथार्जिन क्या है, एक यूट्रोटोनिक ड्रग है। ठीक है, जो क्या करता है, ये यूट्रस को क्या करता है, यूट्रस को संकुचित करने वाली दवा है, मतलब कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाली दवा को क्या है, मेथार्जिन। ठीक है, अगर इसका उपयोग डिलीवरी के बाद यूट्रस को सिकुड़ने या ब्लीड रुकने के लिए किया जाता है, मैंने बताया था ना अपने इसमें मिडवाइफरी के वीडियो में बताया था कि जो मेथार्जिन होता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और ब्लीडिंग को रोकता है। क्लियर है, अगर डिलीवरी के बाद जब यूट्रस को क्या करना है, हमें संकुचित कराना है, मतलब यूट्रस को अगर कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ब्लीडिंग को रोकना है, तो इसमें मेथार्जिन दी जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक यूट्रोटोनिक ड्रग है।
मेथार्जिन क्या है, एक यूट्रोटोनिक ड्रग है, लेकिन ये हाइपरटेंशन में नहीं दी जाती अगर किसी पेशेंट को बीपी है, ठीक है, और इसको क्या हो रहा है, इसको यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हमें ये दवा को नहीं देनी, ये कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि जो मेथार्जिन होता है ना वो ब्लड वेसल को सिकोड़ती है, मतलब कि ब्लड वेसल को से कॉन्ट्रैक्ट कराती है। इससे क्या होगा, बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, या कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कंट्राइंडिकेटेड है क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इक्लेम्शिया है ना, अगर इस टाइप की पेशेंट है तो उसे हमें बिल्कुल मेथार्जिन को नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से सेफ है, अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो कौन कौन सी ड्रग सेफ है, तो इसको ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, ठीक है, वो सेफ है ना। मिजोप्रोस्टोल भी सेफ है, मिजोप्रोस्टोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और जो मेथार्जिन मतलब कि एर्गोप्रोटेक्टिन है ये भी यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन कराता है बट नॉट सेफ है। क्लियर है, मेथार्जिन मतलब कि बीपी मार्जिन क्रॉस, यानी कि अगर बीपी ज़्यादा है तो मेथार्जिन खतरनाक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेथार्जिन क्या है, ड्रग कंट्राइंडिकेटेड हाइपरटेंशन ड्यूरिंग लेबर, तो इसका आंसर आएगा मेथार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ, प्रसव की तीसरी अवस्था किसके साथ समाप्त होती है, तो प्रसव की तीसरी अवस्था समाप्त होती है प्लेसेंटा डिलीवरी, मतलब कि गर्भनाल का बाहर आना, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, पहला कहता है लेबर क्या होता है, फर्स्ट लेबर ऑफ कैसा होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्वाइकल डायलेटेशन तक, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्वाइकल डायलेटेशन तक फर्स्ट स्टेप कहलाता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके डिलीवरी ऑफ द बेबी कहलाती है, ठीक है। थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके प्लेसेंटा डिलीवरी, और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये तीन अवस्था होती है, ठीक है। गर्भावस्था का मुंह खुलता है, जैसे लेबर पेन शुरू होता है, फिर सर्वाइकल डायलेटेशन पूरी तरह से ओपन हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, बेबी के जन्म के बाद यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे क्या होता है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से अलग होकर बाहर निकल जाता है, मतलब प्लेसेंटा जैसे ही बेबी का डिलीवरी हुआ, बेबी की डिलीवरी क्या होता है, इसके जो प्लेसेंटा है वो आउट हो जाता है। जब प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर आ जाता है उसे क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज ऑफ, इसे क्या होता है, थर्ड स्टेज का समाप्ति कहलाती है, ठीक है। थर्ड स्टेज की कितना टाइम लगता है थर्ड स्टेज में, लगभग 5 से 15 मिनट के अंदर प्लेसेंटा आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिटेन प्लेसेंटा कहा जाएगा, जो बहुत खतरनाक स्थिति करता है। क्लियर है, ठीक है। अगर 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर 30 मिनट के हो गया, 30 मिनट तक अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, रिटेन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा लगभग 5 से लेकर 15 मिनट में आउट हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो उसे रिटेन प्लेसेंटा कहा जाएगा। तो इसी में क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या करेंगे, तो पहला यूट्रोटोनिक ड्रग देंगे, उसको ऑक्सीटोसिन देंगे, मिजोप्रोस्टोल देंगे, ये सब क्या यूट्रोटोनिक ड्रग है, ठीक है। और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, प्लेसेंटा को क्या करेंगे, गेंटली क्या करेंगे, निकालेंगे, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और यूट्राइन मसाज करेंगे। क्लियर है, थर्ड स्टेज लेबर क्या है, थर्ड स्टेज मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन। अब डिजीज जो ट्रांसमिटेड होते हैं पर्सन से पर्सन क्या कहलाता है, कम्युनिकेबल कहलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि टीबी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, जो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है, तो डिजीज ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन क्या कहलाएगा, आंसर नंबर बी, कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी रिसीवर, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस का मुख्य रिसीवर का क्या है, तो इसका आंसर आएगा ब्लड, ठीक है। मतलब कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी और सी क्या है, ये दोनों वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लीवर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये दोनों क्या है, वायरल संक्रमण है, ठीक है। दोनों वायरस का मुख्य स्रोत कहलाता है, जैसे कि संक्रमित रक्त से होता है और शरीर के द्रव मतलब बॉडी फ्लूइड से होता है, ठीक है। तो मेन रिसीवर क्या है इसका, तो मेन रिसीवर है ब्लड। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का मेन रिसीवर क्या कहलाएगा, ब्लड, ठीक है। बॉडी और बॉडी का फ्लूइड जैसे कि सीमन, वजाना सिक्रीशन है ना, सलाइवा, कभी कभी सलाइवा, ये सारे क्या एक रिसीवर कहलाएंगे। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के रिसीवर क्या है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ठीक है। संक्रमण के मुख्य जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि इन्फेक्टेड सीरिंज से हो सकता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, प्रसव के समय माँ से बच्चे को हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति के यौन संबंध से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड बॉर्न इनेमिस है, यानी कि ये दोनों ब्लड से फैलने वाला वायरस कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
हॉस्पिटल इन्फेक्शन मे कॉज, अस्पताल का जो संक्रमण होता है जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर आएगा इम्प्रॉपर कैथेटर केयर, मतलब कैथेटर की गलत जो केयर करते हैं ना, जो देखभाल करते हैं, इसकी वजह से होता है। तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन में कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मुख्य कारण क्या है, इम्प्रॉपर कैथेटर केयर, मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऐसा संक्रमण है जो अस्पताल में भर्ती मरीज के 24 घंटे के बाद होता है। मैंने इसको ही पढ़ाया था, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है इसको पढ़ा चुके हैं, आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसने मेरा वीडियो देखा आपने जानते हैं कि मैंने सारे को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए चलते वीडियो में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब होता है ऐसा संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती मरीज को 48 घंटे के बाद होता है। ठीक है, और एडमिशन के समय नहीं रहता, जब पेशेंट आता है ना तो उसे एडमिशन के समय नहीं रहता है, बट हॉस्पिटल के एडमिट होने के 48 घंटे के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसे बोला जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कैथेटर की जो यूनिक कैथेटर यूरिन कैथेटर लगा रहे हैं, अगर कैथेटर लगा रहे हैं, अगर अच्छे से केयर नहीं कर रहे, देखभाल नहीं कर रहे, तो कैथेटर क्या हो जाएगा, उसको यूरिनरी कैथेटर लगाने पर कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई हो सकता है उससे। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। आईवी लाइन में अगर इन्फेक्शन है, आईवी लाइन इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रेसिंग की अगर अच्छे से ड्रेसिंग नहीं करे तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर निमोनिया है तो इसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब अगर पेशेंट वेंटिलेटर में है, अगर इसको अच्छे से केयर नहीं करे तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे रोका जाना है, हर बार कैथेटर इंसर्शन से पहले अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है ना, इक्विपमेंट को अच्छे से क्लीन करना है। कैथेटर को केवल जरूरत पड़ने पर ही लगाना है, अगर जल्द जरूरत ना हो तो नहीं लगाना है ना, इस टाइप टेक्निक को फॉलो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, 2% ग्लूटाथाइड हाई लेवल डिसइंफेक्शन टाइम। 2% जो ग्लूटाथाइड होता है ना, वो हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए समय कितना लगता है, तो उसका आंसर आएगा 20 मिनट। ठीक है, आंसर नंबर सी 20 मिनट। क्लियर है, तो 2% जो ग्लूटाथाइड में हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए कितना समय लगता है, तो इसका आंसर आएगा सी 20 मिनट। ग्लूटाथाइड क्या है, यह एक हाई लेवल डिसइंफेक्शन है जिसे आमतौर पर सिडेक्स नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है, तो सिडेक्स का दूसरा नाम है 2% ग्लूटाथाइड। जैसे जो ग्लूटाथाइड को सिडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह जो होता है ना, वो क्या करते हैं, इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए क्या आता है, जैसे कि हीट सेंसर, मतलब कि गर्मी से खराब होने वाले उपकरण होते हैं, जैसे कि अगर हम इसे कहते हैं जो इक्विपमेंट बॉइलिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूब वगैरह हो गया ना, इसको क्या करते हैं ऐसे 2% ग्लूटाथाइड से, जैसे कि इंडोस्कोप हो गया है ना, सिटिस्कोप हो गया, साइटोस्कोप हो गया, लारंगियोस्कोप, सक्शन ट्यूब वगैरह को क्या करते हैं 2% ग्लूटाथाइड से क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सक्शन ट्यूब को, इंडोस्कोप को, लारंगियोस्कोप को किससे डिसइंफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2% ग्लूटाथाइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल कचरे में प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा सेग्रीगेशन। ठीक है, मतलब कि अलग अलग करना। अस्पताल में उपयोग होने वाले संक्रमण फैलने वाले कचरे, जैसे कि इंजेक्शन, ड्रेसिंग है ना, मेडिसिन, या फिर जैसे कि ब्लड से लगे हुए जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, सबको सुनिश्चित तरीके से इकट्ठा अलग अलग नष्ट करना ही वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब अलग अलग इसको इकट्ठा करना है। जैसे कि ओपीडी कचरे को ओपीडी में ही इकट्ठा करना है ना, ओटी कचरे को ओटी में इकट्ठा करना है, और सबको अलग अलग जाके क्या करना है, सेग्रीगेट करना, मतलब अलग अलग रखना। ठीक है, अलग अलग करके इसको डिस्पोज करना ही क्या कहलाता है, वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सेग्रीगेशन, मतलब कचरे को अलग अलग रखना, एक साथ कचरे को नहीं रखना। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, कलर कोड को डिफाइन किया गया। येलो कलर में क्या आएगा, येलो कलर में एनाटॉमिकल वेस्ट को डाला जाता है। ठीक है, रेड में प्लास्टिक बॉटल्स को डाला जाता है, व्हाइट में शार्प नीडल्स को डाला जाता है, और ब्लू में ग्लास जैसे कि मेडिसिन है ना, ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फीटस डेड बट रिटेन इन यूटरस। जब भ्रूण गर्भ में मर जाता है पर बाहर नहीं निकलता, उसे क्या बोलेंगे, मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन में मतलब क्या होता है, बेबी क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो गर्भ में ही मर जाता है। ठीक है, डेड हो जाता है उसका, लेकिन गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, महिला को जो मदर होती है उसको क्या होता है, ब्लीडिंग होती है पर पेन नहीं होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस से पता चलता है कि फीटस क्या है, डेड है बट रिटेन्ड है। याद रखना, मैंने इसका पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मिस्ड अबॉर्शन मतलब क्या होता है, फीटस जो होता है वो जो फीटस है, जो भ्रूण है वो क्या होता है, डेड हो गया है बट रिटेन नहीं, मतलब बट बाहर नहीं निकला, मतलब यूट्रस के अंदर जो है वो फीटस का डेड हो गया बट बाहर नहीं निकला, उसे बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, आइडियल टाइम ऑफ टुबेक्टोमी। आइडियल टाइम क्या, टुबेक्टोमी का आइडियल टाइम क्या है, टुबेक्टोमी कब करते हैं, टुबेक्टोमी का सबसे उचित समय कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा पॉलीफ्रेटिव फेज। टुबेक्टोमी एक परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड है। ठीक है, पॉलीफ्रेटिव फेज मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 14 दिन में जब ओवुलेशन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं,
पॉलिफरेटिव फेज कहलाते हैं। इसलिए गर्भधारण की संभावना भी नहीं रहती है और सर्जरी जो रहती है ना वो सेफेस्ट रहती है। इसलिए ओव्यूलेशन से पहले सेफ टुबेक्टोमी टाइम है। ठीक है, क्लियर है। तो आइडियल टाइम और टुबेक्टोमी का आइडियल टाइम कौन सा है? पॉलिफरेटिव फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पॉलिफरेटिव फेज में ओव्यूलेशन से पहले टुबेक्टोमी करना सबसे सेफ माना जाता है। टुबेक्टोमी क्या कहलाता है? एक परमानेंट स्टेलाइजेशन मेथड है। पॉलिफरेटिव फेज मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 14 दिन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पहले 14 दिन होता है ना, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, वही क्या कहलाता है? पॉलिफरेटिव फेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या है? ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज मतलब क्या होता है? टेराटन साइनोटिक हार्ट डिजीज किसको बोलेंगे? तो साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलेंगे टेराटोलॉजी ऑफ फेलोड को। ठीक है, साइनोसिस मतलब शरीर या होठों का नीला पड़ना। ठीक है, साइनोसिस जब बच्चे को हम लोग चेक करते हैं ना, बच्चा कहीं जन्म के बच्चे को नीला वाला तो नहीं पड़ गया है, तो साइनोसिस का मतलब होता है शरीर या होठ पर नीलापन। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या होता है? नीलापन होता है। मतलब जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बोलेंगे? साइनोसिस। पहले प्रसव का संकेत, साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। तो कैसे देखेंगे? साइन क्या है प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का? गेपिंग इंट्रोइटस मतलब क्या होगा? प्रसव के बाद वजाइना का एंट्रेंस क्या होगा? जहां से बच्चा बाहर आता है वो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा, जो मल्टीप्लाइटी का संकेत होता है। मतलब कि जिन महिलाओं की पहले डिलीवरी हो चुकी है उसके वजाइना क्या होगा? उसका वजाइना का जो बाहरी भाग जिसको क्या बोलते हैं? इंट्राइटस क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, मतलब कि गेपिंग हो जाएगी। जबकि जिनका प्रसव नहीं हुआ है उनका जो वजाइना रहेगा वो कैसा रहेगा? टाइट रहता है। क्लियर है? तो साइन क्या है? प्रीवियस चाइल्ड बर्थ था, तो इसका आंसर आएगा गेपिंग इंट्राइटस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट कौन सा है? इससे बोलते हैं आंसर नंबर सी, नी ज्वाइंट। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट है नी ज्वाइंट। जो नी ज्वाइंट होता है वो हिंग टाइप ज्वाइंट होता है, जो सबसे बड़ा और सबसे जटिल मोड वाला माना जाता है। क्लियर है? इसमें सारी मांसपेशी और लिगामेंट्स होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट भी कहलाता है। तो सबसे बोलेंगे नी ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का है, ओनली मूवेबल स्कल बोन। ओनली मूवेबल स्कल बोन कौन सा है? मैंडिबल। ठीक है, तो जो मैंडिबल मतलब क्या होता है? मैंडिबल जो कहाँ होता है? लोअर जॉ बोन में होता है, या तो स्कल की एकमात्र मूवेबल हड्डी होती है जो च्यूइंग में मदद करती है। मतलब कि खोपड़ी की सारी हड्डी आपस में जुड़ी रहती है, लेकिन केवल जो मैंडिबल होता है, मतलब कि जो हमारे जॉ एरिया में होता है ना, जो मैंडिबल जॉ लोअर जॉ में होता है, वो हड्डी हिल सकती है और हमें खाना चबाने बोलने में मदद करती है। जो कबाना चबाते जो नेक्स्ट जो चीन जो बोलते हैं ना, चीन के पास जो मैंडिबल है, जहाँ चीन होता है वहीं पे क्या होता है? वहीं पे क्या होता है? मैंडिबल हड्डी होती है। ठीक है, तो क्या होता है? जो मैंडिबल होता है ना, वो हम लोग को खाना चबाने में बोलने में, ये जो मैंडिबल होती है ना, वो कहते हैं मूवेबल जॉइंट कहलाती है। तो आ सकता है कि खोपड़ी मतलब स्कल की एकमात्र ऐसी हड्डी कौन सी जो मूवेबल है? तो इसका आंसर आएगा मैंडिबल। मैंडिबल से कहते हैं जो लोअर जॉ बोन होता है, लोअर जॉ बोन होता है स्कल का, जो ओनली मूवेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टोटल इंटरकोस्टल मसल्स। मतलब इंटरकोस्टल मसल की संख्या कितनी होती है? तो इंटरकोस्टल मसल्स होता है 11 में। ठीक है, 11 होती है, 11 पेयर्स में होती है। ये मांसपेशियां पसलियों के बीच में होती हैं। ठीक है, ये जो 11 जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कहाँ होती है? इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो रिब्स के बीच में होती है। ठीक है, जो क्या करती है? जो सांस लेने में क्या करती है? हेल्प करती है। क्लियर है? तो टोटल इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती हैं? तो टोटल इंटरकोस्टल मसल्स होती है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया होता है आयरन एंड विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन नहीं बनता और विटामिन B12 की कमी से आरबीसी सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और विटामिन B12 की कमी अगर हो जाएगी तो आरबीसी सही तरीके से नहीं बन पाता। मतलब दोनों की कमी से होने वाला शरीर में क्या होता है? दोनों की अगर कमी हो गई तो क्या होगा? पेशेंट को एनीमिया होगा। ठीक है, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्वेश्चन नंबर 42, बाइल कहाँ बनता है? तो बाइल बनता है लीवर में। ठीक है, बाइल का निर्माण लीवर में होता है और इसे गाल ब्लैडर में संग्रहित करता है। यह फैट डाइजेशन में भी हेल्प करता है। मतलब कि जो बाइल होता है ना, बाइल का निर्माण कहाँ होगा? तो बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होगा? बाइल प्रोड्यूस होगा लीवर से। ठीक है, और जो गाल ब्लैडर क्या करेगा? इसको इकट्ठा करेगा, है ना, इकट्ठा करेगा और फैट डाइजेशन में जो इकट्ठा किया हुआ जो बाइल है वो क्या करेगा? फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मासिक धर्म में रक्तस्राव कितने दिन तक होता है? तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ड्यूरेशन होता है 1 to 5 डेज का रहता है। सामान्य जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, वो 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है। अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग तो वो अबनॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए? केवल माँ का दूध कब तक देना चाहिए? तो 6 महीने तक। ठीक है,
मतलब जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। इस दौरान बच्चे को ना पानी, ना शहद, ना गुट्टी, गाँव-गाँव में नहीं पानी गुट्टी पिला देते हैं अगर शहद वगैरह, ये सब कुछ नहीं देना चाहिए। माँ का दूध बच्चे की बीमारियों से बचाता है और मजबूत करता है। इसलिए माँ का दूध में बहुत सारे कंप्लीट उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, इम्यूनिटी होता है, जो बच्चे को बीमारियों से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लार्जेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है? तो इसका आंसर आएगा ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है, जो ग्लूटस मैक्सिमस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी मांसपेशी में सबसे बड़ी क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, और जो शरीर का सबसे मजबूत और सबसे बड़े मसल्स कहलाता है। तो लार्जेस्ट मसल्स कौन सा है? ग्लूटस मैक्सिमस। आंसर नंबर बी, ग्लूटस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46, एवरेज लेंथ ऑफ यूरिटर। यूरिटर का लेंथ कितना होता है? तो आंसर नंबर बी 25 सेंटीमीटर। जो यूरिटर होता है ब्लेडर तक क्या करता है? यूरिन को लाता है। कौन लाता है? यूरिटर जो होता है वो किडनी से ब्लेडर तक यूरिन को लेके आता है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है ना 25 सेंटीमीटर की होती है। तो एवरेज लेंथ कितना होता है यूरिटर का? यूरिटर का होता है 25 सेंटीमीटर। ये यूरिटर होता है वो किडनी से ब्लेडर तक यूरिन को लाता है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ कार्पल बोन इन हैंड। कलाई में कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ कार्पल बोन्स इन हैंड। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टार्ट विद इन। ब्रेस्ट फीडिंग को कब स्टार्ट करना चाहिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग को जन्म के आधे घंटे के बाद स्टार्ट करना चाहिए। विद इन आवर के अंदर, विद इन आवर के अंदर क्या करना चाहिए? इसको स्टार्ट कर चाहिए विद इन आवर एंड आवर आफ्टर बर्थ। ठीक है, विद इन आवर एंड आवर आफ्टर बर्थ, एक मतलब कि जन्म के 30 मिनट के अंदर स्तनपान शुरू करने से बॉन्डिंग बनती है, और कोलेस्ट्रम जो बच्चे में जो कोलेस्ट्रम, जो मदर का जो कोलेस्ट्रम है जिसमें हाई एंटीबॉडी होता है, वो बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग शुड भी स्टार्ट कब करना चाहिए? विद इन आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन। नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन किस रास्ते में दिया जाता है? मतलब विटामिन के इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है? तो विटामिन के इंजेक्शन का रूट कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा IM, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, तो इसका डोज कितना देते हैं? अगर टर्म बेबी है तो उसे 1 mg देंगे। ठीक है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, थाई के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट में दिया जाता है। ठीक है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट में जाता है, लेटरल एस्पेक्ट में दिया जाता है, लेटरल वास्टेज में लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, विद इन 1 आवर के अंदर इसको लगाया जाता है, ताकि बच्चे को ब्रेनी डिसऑर्डर से बचाया जाए। याद रखिएगा, अगर प्रीटर्म बेबी है, मतलब कि अगर वेट 1.5 से कम है तो उसे 0.5 mg IM दिया जाएगा। अगर इंजेक्शन पॉसिबल ना हो तो उसे ओरल डोज भी दिया जा सकता है, पर IM रूट ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन जो के है, अगर टर्म बेबी है तो उसे 1 mg देंगे, अगर प्रीटर्म बेबी है तो 0.5 mg देंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अबगार स्कोर का अधिकतम अंक कितना होता है? तो अबगार स्कोर का अधिकतम अंक होता है, अबगार स्कोर कितने डिफाइन किया गया? अबगार स्कोर में कितना देखते हैं? तो अबगार स्कोर में 50 मतलब कि 1 से लेके 10 होता है। ठीक है, जो अबगार स्कोर होता है, मैक्सिमम अबगार स्कोर कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मैक्सिमम अबगार स्कोर कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, अबगार स्कोर में क्या होता है? पैरामीटर्स होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें हार्ट रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, मसल स्टोन देखते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, और कलर देखते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? अबगार इसको कलर मतलब कि डिफाइन किया गया, अगर 7 से 10 है बच्चा नॉर्मल स्थिति में है, 3 से लेकर अगर 7 है बच्चा क्या करता है? बच्चों को केयर की ज़रूरत है। अगर 1 से लेकर 3 है बच्चों को इमीडिएट रिसस्टेशन की ज़रूरत है, उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। इमीडिएट रिसस्टेशन मतलब कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत है ना, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये क्या कहलाएगा? अबगार स्कोर कहलाएगा। तो अबगार स्कोर का अधिकतम अंक कितना होता है? 10 होता है। क्लियर है? तो गाइस ये थे मेरे, अभी मैंने अपने 1 से लेके 50 क्वेश्चन को बनाया है। नेक्स्ट के वीडियो में मैं 50 से लेके 100 क्वेश्चन का बनाऊंगी। मतलब आप लोग को एग्जाम के लोग के सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। अगर इसमें कुछ डाउट लगे आप लोग को तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर कमेंट करना। आप लोग के सच कहूँ तो आप लोग जो कमेंट करते हैं ना अच्छे कि वीडियो अच्छी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।